जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको मैं अभी इस समय साइंस के जो टॉपिक है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड एनिमी, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में कुछ और ही है लेकिन इजी वर्जन यही है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों ये जो टॉपिक है आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस समय बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और जो NMMS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप जिस स्टेट के हों, आप क्लास 9th में हैं, इस समय PMSSB के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बच्चे इस वीडियो के जरिए तैयारी कर सकते हैं क्योंकि सेम पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो बच्चे इस समय क्लास 8th में हैं और वो अगले ईयर PMSSB और श्रेष्ठा में से कोई भी देना चाहते हो तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। ऑलरेडी बच्चों कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, कई बच्चे नए वीडियोस देखते हैं तो सोचते हैं इसका पता नहीं नेक्स्ट पार्ट है कि नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए चैनल के और प्लेलिस्ट के जरिए ढेर सारे वीडियोस बच्चों बने हुए हैं उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है पहले पार्ट में, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम 5 क्वेश्चंस दिए थे, 6 क्वेश्चंस, तो कई बच्चों ने तो भाई सही सही भेजे हैं और कुछ ने उसके आंसर भी पूछे हैं, तो आज मैं उन आंसर्स को भी बताऊंगा बीच बीच में, ठीक है। तो ध्यान से सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते चले जाइएगा, ठीक है। तो आज के क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस बच्चों आते ही आते हैं, तो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, मैं इंग्लिश वर्जन में भी इसका बताऊंगा और इसके इंग्लिश क्वेश्चंस के MCQ जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने कुछ कराए हुए हैं तो वो प्लेलिस्ट से ही आपको देखनी होगी कि कहाँ पर दिया हुआ है। तो PMSSB 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है देखिए संचारी एवं असंचारी रोग यानी कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो सिंपल है कि संचारी रोग आपको पता है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होते हैं, ठीक है। और ये मक्खी, मल, वायु, जल एक स्थान से दूसरे स्थान इनके जरिए आसानी से फैल जाते हैं, ठीक है, और छूने से भी फैलते हैं। तो इसमें क्या एग्जाम्पल है? हैजा है, चेचक है, TB है एग्जाम्पल्स, ठीक है, इत्यादि। असंचारी रोग में जो कि फैलते नहीं हैं, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ठीक है। और ये कुछ रोग किसी न किसी कमी या खराबी के कारण होते हैं या छुआछूत या किसी भी माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलते, उनको असंचारी रोग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो सूक्ष्म जीव की हम लोग बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में बांटा गया, 5 समूहों में बांटा गया। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया। फिर है विषाणु यानी कि वायरस, ये सभी बच्चे जानते होंगे। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ही कहते हैं। कवक को फंगस या फंजाई कहते हैं, ठीक है। और शैवाल को बच्चों अलगी कहते हैं। तो जो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे एनिमी भी हैं, ठीक है। तो जीवाणु बैक्टीरिया हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी कि सिंगल सेल होते हैं ये हवा, मिट्टी, जल और ये सभी जगह पाए जाते हैं। नमी युक्त जो स्थान होते हैं जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, जैसे इस समय बारिश हो रही है, इस समय कई जगह पाए जाएंगे, इसलिए देखिए लोग ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं, बुखार भी आता ज़्यादा। तो यह गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकृत आकार, कई आकारों के होते हैं और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है यानी कि न्यूक्लियस जो है सेल में नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणु की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक एवं अनेक धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका द्वारा जीवाणु गति करते हैं, उसी के जरिए वो चलता है, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु बहुत तेज़ी से प्रजनन क्रिया करते हैं। जब वो हमारे शरीर में पड़ते हैं, प्रवेश करते हैं किसी माध्यम से, बहुत तेज़ी से वो डिवाइड करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो एक देखिए आपके सामने एक है साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। तो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बैक्टीरिया लगा है, ये बैक्टीरिया जीवाणु नहीं है, ये एक अलगी है। को पहले शैवाल समूह में रखा जाता था किंतु अब उन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। तो ये देखिए मोनेरा समूह में अब ये आ गया है, ठीक है। इनका रंग नीला हरा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बैक्टीरिया जो है देखिए अपने से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इंग्लिश में साइनो ही बैक्टीरिया कहते हैं इसको,
ठीक है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, जैसे आप दाल वाली चीज़ें हो गई, उनकी जड़ों की बात हम लोग करते हैं, तो वहीं ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं मिट्टी में रह के, इसलिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। नंबर 2 में देखिए वायरसेस आते हैं। सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म जो है, सबसे छोटा जो है विषाणु यानी कि वायरस होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। कई बार आता है क्वेश्चन कि वायरस आखिर किससे बना होता है, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, और साथ में प्रोटीन होते हैं। यह पूर्ण परजीवी होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से ये पैरासाइट्स होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं करते हैं। स्वतंत्र रूप से वो डिवाइड कर ही नहीं सकता वायरस। जब ये हमारे अंदर पहुंचता है तब जान लीजिए इसके अंदर जान आती है, फिर ये डिवाइड होना शुरू करता है। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणु द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना आदि। तो कोरोना जो हमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई, काफ़ी लोग एक्सपायर हुए हैं, लॉकडाउन लगा था, कोरोना की वजह से लगा था। तो कोरोना एक वायरस है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी। अब देखिए इसमें विषाणु की खोज, वायरस की खोज दमित्री ने की थी, रूसी वैज्ञानिक ने 1892 में। विषाणु सजीव एवं व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, मतलब कि जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो है वायरस आता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यह एक कोशिकीय जीव जल, मिट्टी एवं जीवों में शरीर में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं। अमीबा, अमीबा से देखिए पेट की जो डिसेंट्री होती है उसमें अमीबा में क्या होता है, कूटपाद होता है। पैरामीशियम में सीलिया होता है। इस संघ के कुछ जंतु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटोमाइबा हिस्टोलाइका द्वारा पेचिस होता है और प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया होता है। तो मलेरिया आपको पता है, मलेरिया की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये देखिए बच्चों, इसको इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो समझ वाली जब चीज़ें आएंगी, इनके प्रश्न आएंगे, तब आप उसको स्टेटमेंट वाले प्रश्न बिना समझे नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट एमसीक्यू करा सकता था, लेकिन उससे आप समझ नहीं पाते, आपको रटना पड़ता है चीज़ों को। यहाँ समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और सही लगेगा। आप केवल कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों ने 2 ही 4 ने लिखा था कि सर समझा के पढ़ाइए, तो अब मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करा दूं, क्योंकि क्वेश्चंस वाले वीडियोस आप ज़्यादा देखते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो अगर समझा के पढ़ाना है तो बता दीजिए कि सर समझा के पढ़ाइए और साथ में एमसीक्यू भी करा दीजिए। इन्हें फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर रोटी, ब्रेड, अचार, चमड़े की वस्तुओं पर देखा जा सकता है। बरसात के दिनों में कूड़ों के ढेर पर छातेनुमा संरचना कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक ही है। तो आप सफ़ेद सफ़ेद देखिए, बारिश का मौसम है, ऐसे करके रहता है ना, सफ़ेद रंग का गोल छाते की तरह, तो वो भी क्या है, फंगस है। कवक में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिका में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कवक लाभदायक व हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। तो यह क्लियरिटी थोड़ी सी आ गई होगी आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, पॉइंट्स भी हैं। ये देखिए पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक दवा बनाई जाती है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जरा सा आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और पहली एंटीबायोटिक आपको बताएं बच्चों, ये पेनिसिलिन ही थी, लेकिन किसने खोज की थी जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए शैवाल, शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलगी, ठीक है। यह सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, फिर डाइटम्स एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल जो है बहुकोशिकीय होते हैं। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नदियों तथा समुद्र में पाए जाने वाले डाइटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वर्निश पेंट बनाने में होता है। तो डाई आइटम्स का भी आप अलग से यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ उपयोगी अन्य हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सवाल इससे बच्चों एनएमएमएस चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए उसमें आते ही आते हैं। दूध और दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। पनीर, सिरका, खमीर बनाने में ईस्ट नामक फफूंद विशेष योगदान करता है। ईस्ट भी क्या है, ईस्ट भी एक तरह का ये जो है फंगस है, ठीक है। तो इसको क्लियर रखिएगा।
प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं। प्रतिरोध यानी कि नष्ट करने में, उनको मारने में प्रतिजैविक दवाएं कहलाती हैं। तो इनमें कहाँ किन किन रोगों में होता है? टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, ये जितनी बीमारियां हैं और भी बहुत बीमारियां हैं तो उसमें यूज होता है। प्रतिजैविक दवाएं जैसे पेनिसिलिन फफूंद से बनती है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से, क्लोरेलिन शैवाल से बनाई जाती है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात है। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टॉपिक और है, तो मैं आज क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स जो मैंने नहीं बताए थे वो मैं बताता चलूँ, कुछ और क्वेश्चंस करा दूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है परपोषी कोशिकीय के ही भीतर करता है? विषाणु में मैंने बताया था। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर बच्चों है बी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को सर्दी खांसी की तरह आप मान के चलिए, जिसमें छींक वगैरह आती है। परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मारे जाते हैं? तो इसका भी मैंने आंसर बता रखा है, प्रतिजैविक औषधियाँ। लाइकेन के भीतर ये मैंने बताया हुआ है, ये आपका है शैवाल और फफूंद, ठीक है, यानी कि अलगी और फंगस। और डबल रोटी बनाने के, हाँ ये बच्चे क्वेश्चन पूछे थे कि इसमें बच्चों डबल रोटी जो बनती है, अभी मैंने जस्ट बताया कि ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसको फुलाने के लिए। तो फूलती क्या है? ईस्ट उसको खाता है, उसको गलाता है तो एक गैस बनती है जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसीलिए डबल रोटी फूल जाती है। ठीक है, इसके और छेद जो दिखते हैं जब गैस निकलती है तो छेद हो जाते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न एक कीट द्वारा फैलता है, अभी जस्ट मैंने बताया, आपको आ गया होगा, मलेरिया है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा। अब ये देखिए यहाँ से जो समझने वाले प्रश्न हैं वो थोड़ा सा स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपकी अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर रोग है, उनके वाहक हैं। हैजा किससे फैलता है? आपका घरेलू मक्खी से, भाई ये तो सही है। मलेरिया मादा एडिस मच्छर, और डेंगू मादा एनाफिलिस। ये दोनों बच्चों इंटरचेंज होंगे, ये दोनों गलत हैं। तो 7 का जो उत्तर है वो क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, इसके बाद है देखिए, ये कुछ पेड़ पौधों की बीमारियां हैं। निम्नलिखित में पादप रोग हैं, प्लांट्स के डिजीज हैं, और किसकी वजह से होता है इसकी यहाँ पर जिक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो नींबू के अंकर जीवाणु की वजह से होता है, एकदम सही है। गेहूं का रस्ट ये कवक की वजह से होता है, ये भी एक सही है। भिंडी का पीद ये भी विषाणु वायरस की वजह से होता है, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों सही हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। इसको बच्चों आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक के लिए भी पूछ सकते हैं, किसी एक के लिए, कि भिंडी का पीत किस वजह से होता है, तो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, 3 ये और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से दोनों, कोई भी कन्फ्यूज़न के लिए। ठीक है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है आपका, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य खाद्य परिरक्षक है। मतलब परिरक्षक का मतलब है प्रिजर्वेटिव, ये इनको खराब नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये इन केमिकल्स का इस्तेमाल इसमें होता है। तब हम देखेंगे भाई कौन सा उत्तर इसमें सही है। ठीक है, फिर इसके बाद नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। तो ये बताइए कि ये नमक, चीनी, खाद्य तेल, सिरका आखिर आप किस में इस्तेमाल करते हैं? मतलब जो ये मत कीजिएगा सर दाल में और सब्जी में, ऐसा नहीं, किस ऐसी चीज़ में करते हैं जो कि लंबे समय तक उसको ख़राब नहीं होने देती है। तो ये भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, ये मतलब इस वजह से ये उसमें आ नहीं पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह ये राइटिंग थोड़ी सी वैसी होती है, तो उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों सही हैं। आप दोनों को आप अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, बैक जाके वीडियो में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10 है आपके सामने, पाश्चरीकृत यानी कि पैस्चराइजेशन दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैस्चरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है, क्या ये सही है? क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों से मुक्त है, क्या ये सही है? ठीक है, आप बताइए। इसके बाद दूध को पैस्चरित करने के लिए इसे 70 डिग्री पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके इसका भंडारण कर लेते हैं। ठीक है,